नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में विभाग ई यानी कि लेखन विभाग का अध्ययन शुरू करेंगे। तो छात्रों, अगले वीडियो में विभाग सी डी का अध्ययन हमने पूरा किया। सी और डी के पहले अभ्यासक्रम में कृष्ण भक्ति से लेकर रेडियम की आत्मकथा तक का अभ्यास अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने प्रथम सत्र को लक्ष्य में रखकर पूरा किया। इसके बाद सी विभाग में जो व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संदर्भ में भी हमने चर्चा एवं जानकारी प्राप्त की। इसके बाद विभाग डी यानी कि लेखन विभाग और लेखन विभाग में पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे कि पद्यांशों का स्पष्टीकरण या तो ससंदर्भ व्याख्या के संदर्भ में हमने अभ्यास किया। इसके बाद संक्षेपीकरण के संदर्भ में बात की। संक्षेपीकरण के बाद गद्यांश आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संदर्भ में भी हमने अभ्यास पूरा किया। तो आज हम विभाग ई के संदर्भ में अभ्यास शुरू करेंगे। तो विभाग ई में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संदर्भ में आज हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, विभाग ई क्योंकि हिंदी विषय का प्रश्न पत्र जो है वह नए परिरूप के आधार पर 5 विभागों का बन गया है। मार्च 2020 का प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो वो प्रश्न पत्र आपको 4 विभागों में देखने को मिलेगा, लेकिन नई पेपर स्टाइल और नए परिरूप के आधार पर 12वीं कक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र जो है वह अब 5 विभागों में विभक्त है। तो 5 विभागों में ए विभाग गद्य आधारित प्रश्न, बी विभाग पद्य आधारित प्रश्न, सी विभाग में व्याकरण, डी विभाग में लेखन के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं और विभाग ई में भी लेखन के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप पुराना प्रश्न पत्र देखेंगे तो इसमें डी विभाग में जो प्रश्न पूछे जाते थे वही प्रश्नों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक विभाग डी और दूसरा विभाग ई। तो इस प्रकार नए परिरूप के आधार पर हिंदी का प्रश्न पत्र जो है वो 5 विभागों में देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने अगले वीडियो में डी विभाग में 3 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की। 1 पद्यांशों का स्पष्टीकरण, 2 संक्षेपीकरण और 3 गद्यांश आधारित प्रश्न। तो आज विभाग ई में 2 प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे, एक कहानी लेखन और दूसरा निबंध लेखन। कहानी लेखन के 5 मार्क और निबंध के 10 मार्क। तो इस प्रकार विभाग ई 15 मार्क्स का है। तो पहला जो प्रश्न है कहानी लेखन। तो पहले हम कहानी लेखन करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बातों की चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ जो दिए गए हैं, कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे। तो हमें यहाँ ये देखना है कि जब कहानी लिखनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बात पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहानी लेखन के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें प्रश्न के रूप में आपके सामने रूपरेखा होगी और वही रूपरेखा को ध्यान में रखकर आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी लिखनी है, इसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है, तो आज हम पहले वही बातों को देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम कहानी लिखते समय
निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई रूपरेखा को 2 या 3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझने में आ जाएगी। छात्र को तय करना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है, इसका ख्याल जब वो कहानी की रूपरेखा को 2 बार पढ़ेगा तभी उन्हें चलेगा। इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि जो रूपरेखा आपके सामने प्रश्न के रूप में आई है उसे कम से कम 2 बार पढ़ लो। जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी में हम किस तरह की कल्पना के रंग भर सकेंगे, किस प्रकार से कल्पना का उपयोग करें, ये बात आपको समझ में आएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? पहले तो रूपरेखा को कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। दूसरी बात, कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, रूपरेखा में 2-3 वाक्य जोड़ देते हैं, 2-3 शब्द जोड़ देते हैं और एक ही पैराग्राफ में कहानी लिख देते और कहते कि हमने कहानी लिख दी। तो छात्रों, ऐसे कहानी नहीं लिखी जाती। कहानी लिखनी है तो उसके लिए पहले तो 2 बार कहानी की रूपरेखा को पढ़ना होगा। रूपरेखा पढ़ेंगे आप तभी आप अच्छी तरह से कहानी लिख पाएंगे, क्योंकि कहानी कोई वाक्य जोड़ देने से या शब्द जोड़ देने से कहानी नहीं बनती। कहानी लिखनी है तो उसमें वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी देखने को मिलती है, और वह तब होगा जब आप रूपरेखा को 2 बार पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद आप अपनी तरफ से कल्पना के नए नए रंग जब आप भरेंगे तो उसमें वर्णन, विस्तार और वार्तालाप का त्रिवेणी संगम होगा। तो पहले हम बात करेंगे वर्णन के संदर्भ में, क्योंकि ये वर्णन, विस्तार और वार्तालाप ये कहानी के त्रिवेणी संगम है। तो वर्णन, तो कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। जो रूपरेखा आपके सामने है, जैसे कि रूपरेखा में लिखा गया कि एक गांव, एक राजा, ऐसी रूपरेखा है तो एक गांव ऐसा लिखा है, तो आपको पहले तो यह तय करना होगा, गांव का नाम भी आपको लिखना होगा कि भाई एक रामपुर नामक गांव या एक रामगढ़ नगर में एक राजा रहता था। इस प्रकार से आप कहानी का प्रारंभ कर सकते हैं। तो वर्णन में स्थान के बारे में दर्शाना होगा, घटना, पात्र, इन सभी के बारे में आपको लिखना होगा, तभी वो कहानी बनेगी। इसीलिए वर्णन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिसमें स्थान, घटना, पात्र और दृश्य का वर्णन करना होगा। दूसरी बात है विस्तार। छात्रों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। परीक्षा में जब ये प्रश्न रूपरेखा के आधार पर पूछा जाता है तो कम से कम छात्र को 20 पंक्तियां लिखनी पड़ती है, क्योंकि 5 मार्क का प्रश्न है। लेकिन कई विद्यार्थी क्या करते हैं, जो रूपरेखा दी जाती है वही रूपरेखा को जैसे तैसे आगे बढ़ा देते हैं और एक ही पैराग्राफ में वो कहानी पूरी कर देते हैं। तो ऐसे कहानी नहीं बनती, क्योंकि कम से कम 20 वाक्य से भी थोड़े ज़्यादा वाक्य लिखा जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम 20 वाक्य में कहानी लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि 10 वाक्यों में कहानी लिख दी इसीलिए हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम 12वीं कक्षा के छात्र हैं और 5 मार्क का प्रश्न है, तो इसी हिसाब से आपको कहानी का विस्तार करना होगा। तीसरी बात है वार्तालाप।
कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होना चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। वार्तालाप यानी कि संवाद, संवाद यानी कि कथोपकथन। क्योंकि कहानी जब हम लिखते हैं तो पात्रों का भी जिक्र करना चाहिए और पात्रों के साथ साथ वार्तालाप, संवाद, कथोपकथन। क्योंकि जिस कहानी को हम लिख रहे हैं और उसी कहानी में जो पात्र है वो पात्र एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हो, इसका भी वर्णन कहानी के अंदर होना चाहिए। और वह वार्तालाप, वह संवाद कैसे होने चाहिए, तो के छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। ये जरूरी है। लंबे लंबे संवादों का अगर आप जिक्र करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस संवाद का हम जिक्र कर रहे हैं वह एकदम छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। इसके बाद कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान अथवा भविष्यकाल में भी हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, कहानी जब लिखते हैं तो कहते हैं कि एक रामपुर नामक गांव है, उसी गांव में राजा है, राजा को 3 रानियां है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। हाँ, कहानी के अंदर पात्रों के बीच जो वार्तालाप होते हैं वो वार्तालाप वर्तमान के भी होते हैं और भविष्य के भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पात्र है वो पात्र जब आपस में वार्तालाप करते हैं या संवाद करते हैं तो भूतकाल में होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वार्तालाप है वो वर्तमान के भी हो सकते हैं और भविष्य के भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट ना किया जाए। हाँ, ये बात भी खास छात्र को ध्यान में रखनी होगी। कई छात्र क्या करते हैं, प्रारंभिक 2 रूपरेखा ले लेते हैं, बीच की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे छोड़ देते हैं और अंतिम की बात जो है उसे बीच में जोड़ देते हैं और बीच की बात जो है उसे अंत में जोड़ देते हैं। तो ऐसे उलट पुलट रूपरेखा को नहीं करना है। जिस रूपरेखा आपके सामने प्रश्न के रूप में है वही रूपरेखा को क्रमशः ही आगे बढ़ाना है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। परिच्छेद का मतलब है पैराग्राफ। मैंने पहले कहा था कि कई छात्र करते क्या है कि एक ही परिच्छेद में वो अपनी कहानी पूरी कर देते हैं। लेकिन एक ही परिच्छेद में अगर आप कहानी पूरी कर देते हैं तो मैं मानता हूं वहां तक वो कहानी नहीं है। इसलिए छात्रों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कम से कम 3 परिच्छेद तो लिखने ही पड़ेंगे। जब आप 3 परिच्छेद लिखेंगे तभी आपकी कहानी कहलाएगी। इसलिए छात्र को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो रूपरेखा दी गई है उसी रूपरेखा के आधार पर जब मैं कहानी लिखता हूं तो इस कहानी के कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। इसलिए ये बात भी खास ध्यान में रखनी होगी। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। मुहावरों, कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी, जब आप कहानी लिखते हैं तो इस कहानी में आपकी जो भाषा शैली है वो भाषा शैली एकदम सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर आप मुहावरे और कहावतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुहावरे और कहावत जो है वो कहानी में जान डाल देते हैं। इसीलिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां जरूरत है वहां। तो इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि तभी आपकी कहानी सफल कहानी मानी जाएगी। इसीलिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होनी चाहिए। प्रारंभ और अंत बढ़िया तरीके से होना चाहिए,
क्योंकि कोई भी कहानीकार जब कहानी लिखता है तो प्रारंभ बढ़िया तरीके से लिखता है। जिस तरह का प्रारंभ होता है वैसा ही अंत होना चाहिए, वरना क्या करते हैं हम, प्रारंभ बढ़िया तरीके से करते हैं और अंत में जैसे तैसे लिख देते हैं तो वो कहानी नहीं कहलाएगी, वो कहानी सफल कहानी में नहीं गिनी जाएगी। इसीलिए जिस तरीके से हम प्रारंभ को बढ़िया तरीके से लिखते हैं वैसे ही कहानी का अंत भी होना चाहिए, तभी वो कहानी कहलाएगी। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। शीर्षक देना आवश्यक है। जिस प्रकार संक्षेपीकरण में शीर्षक का मार्क्स है, वैसे ही कहानी में भी शीर्षक का मार्क्स है। जब आपकी कहानी आपने लिख दी है तो लिखने के बाद उचित शीर्षक देना होगा। शीर्षक के साथ साथ इस कहानी में से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है, बोध क्या मिलता है, इसका भी जिक्र आपको करना होगा। तो शीर्षक देते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी है, तो उसके बारे में भी यहाँ हमने जो नमूना पेश किया है इसमें शीर्षक भी दिया गया है। तो आज हम पहले जो यहाँ कहानी लिखने के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वही बातों के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम उपरोक्त बातों को, ये जो अभी हमने जो बातें ध्यान में रखने योग्य जो बातें हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नमूने के तौर पर यहाँ एक कहानी को पहले देखेंगे, बाद में हम आने वाले प्रश्न पर जाएंगे। तो यहाँ ये रूपरेखा इसी प्रकार की रूपरेखा के रूप में आपके सामने प्रश्न आएगा। तो किसान, उसकी स्त्री को धनी होने की कल्पना, परी के दर्शन, 2 वरदान मांगने को कहना, किसान की स्त्री का लोभ, गहनों का शौक, हाथ सोने का बना दो, हाथ रुक जाना, तकलीफ, दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसा बना दो, परी का उड़ जाना, सीख। ये रूपरेखा है और आपके सामने इसी तरह की रूपरेखा प्रश्न के तौर पर आएगी। अब आप जब कहानी लिखने के लिए शुरुआत करते हैं तो आपको पहले क्या करना है, इस रूपरेखा को कम से कम 2 बार पढ़ना। तो ये जो रूपरेखा इस तरह की होगी, वही रूपरेखा को आपको 2 बार पढ़ना है। जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये कहानी में किस प्रकार की विषय वस्तु है और वही विषय वस्तु को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसीलिए पहले तो इस रूपरेखा को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद जो बातें उपरोक्त दर्शाई है, मैंने कही है, वही बातों को ध्यान में रखते हुए कहानी को आगे बढ़ाना। तब हम इस नमूने के तौर पर इस कहानी को लिखते हैं। तो यहाँ मान लो कि रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए मैं इतना पता चल गया कि इस कहानी का शीर्षक क्या है। तो भाई इस कहानी का शीर्षक है लोभ का फल। अब हम इस कहानी के बारे में पठन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कैसे लिखी जाए। अमीरगढ़ का एक किसान था। उसकी स्थिति बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी को इस स्थिति से संतोष नहीं था। वह सोचती रहती, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता। एक दिन वह ऐसा ही सोच रही थी कि उसे एक परी दिखाई दी। उसने परी को नमस्कार किया। परी खुश हो गई। उसने कहा, तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करूंगी। परी की बात सुनकर किसान की पत्नी के मन में लोभ जाग उठा। उसे सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था। उसने सोचा, क्यों ना अपना एक हाथ ही सोने का बनवा लिया जाए। वह बोली, हे परी रानी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा एक हाथ सोने का बना दो।
किसान की स्त्री की बात पूरी हुई नहीं कि उसका एक हाथ सोने का बन गया, उसमें धातु की कठोरता आ गई। वह उसे नाम और शक्ति थी, ना उसमें कोई काम ले सकती थी। उसके कारण किसान की पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। परी को जल्दी थी। उसने किसान की पत्नी से दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। किसान की पत्नी दुखी होकर बोली, मुझे यह सोने का हाथ नहीं चाहिए, मेरे इस हाथ को पहले जैसा बना दो। परी ने तथास्तु कहा और किसान की पत्नी का हाथ फिर पहले की तरह हाड़ मांस का हो गया। इस प्रकार लोभ के कारण किसान की पत्नी के दोनों वरदान व्यर्थ गए। तो अब आप सोचिए कि किसान की पत्नी को परी ने जो 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, तो वे 2 वरदान व्यर्थ हो गए। क्यों व्यर्थ हो गए? क्योंकि किसान की पत्नी ने लोभ के कारण उन्होंने ये वरदान मांगा था और इसी कारण उनके 2 वरदान व्यर्थ हुए। तो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो क्या इस कहानी का शीर्षक होगा लोभ का फल। अब इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा, इस कहानी में से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? क्योंकि कहानी का जो प्रश्न पूछा जाता है रूपरेखा के आधार पर, तो इसमें शीर्षक और बोध लिखना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर आप बोध और शीर्षक नहीं लिखेंगे तो आपको इस प्रश्न के पूरे अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए ये बात खास ध्यान में रखना। कई विद्यार्थी ये गलती करते हैं, रूपरेखा के आधार पर बढ़िया तरीके से कहानी लिख देते हैं, लेकिन न तो शीर्षक है इसमें, न बोध और न प्रेरणा लिखते हैं। इसलिए जो मार्क्स मिलने चाहिए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। शीर्षक लिख दिया और शीर्षक लिखने के बाद आपको इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है उसका भी जिक्र करना होगा। तो यहाँ हम बोध, कि इस कहानी में से हमें क्या बोध मिलता है। तो लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, उससे सुख शांति नहीं मिलती। लोभी आदमी को अंत में पछताना पड़ता है। लोभी आदमी को अंत में क्या करना होता है? पछताना पड़ता है। और यहाँ यही स्थिति हमें इस कहानी में देखने को मिली, क्योंकि किसान की पत्नी को अंत में क्या हुआ? पछताने लगी कि मैंने पहला वरदान इस तरह का न मांगा होता तो मैं परी से कुछ ज्यादा मांग लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि लोभी आदमी को अंत में पछताना ही पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार रूपरेखा के आधार पर इस प्रकार की रूपरेखा होगी और इसी रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार की कहानी लिखनी होगी। और कहानी जब पूरी हो जाए तो इसके बाद बोध लिखना न भूले, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना होगा। बाकी की जो रूपरेखा यहाँ मैंने दी गई है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण रूपरेखाएं हैं, जिन रूपरेखा को आप घर बैठे प्रैक्टिस करते रहना। जो यही रूपरेखा आपको नवनीत में भी मिलेगी, या हिंदी की जो निबंधमाला है वही निबंधमाला में भी कई महत्वपूर्ण रूपरेखा कहानी की देखने को मिलती है और कई कहानियाँ भी उसमें है। तो इन सारे प्रकाशन का सहारा लेकर आप इस प्रश्नों को तैयार करना। तो यहाँ मान लो कि दूसरी रूपरेखा है, किसान, 4 बेटे, चारों आलसी, किसान का बुढ़ापा, बेटों की चिंता, मरते समय कहा मैंने खेत में धन का कलश रखा है। चारों बेटों ने खेत को खोद डाला, कुछ न मिला, निराश होकर खेत में काम करना, अच्छी फसल और बोध। तो ये जो रूपरेखा है वही रूपरेखा को कम से कम 2 बार पढ़ना। 2 बार पढ़ने के बाद इस कहानी को आगे बढ़ाना। इसी प्रकार तीसरी जो कहानी की एक रूपरेखा है वो भी जानी पहचानी कहानी है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में भी पूछी गई है। तो एक सुहावना वन, इंद्र का आगमन, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर भगवान खुश, लेकिन आश्चर्य, एक सूखे वृक्ष पर एक ही दुखी तोता। प्रश्न, हरे भरे वृक्षों को छोड़कर इसी वृक्ष पर क्यों
उत्तर, ये वृक्ष पहले हरा भरा और फल फूलों से संपन्न था, अब बुरे दिनों में साथ कैसे छोड़ूं। भगवान का वरदान और बोध। उसी प्रकार चौथी रूपरेखा है, गांव, अकाल, दयालु जमींदार, गरीब बच्चों को रोटियां बांटना, एक छोटी रोटी, हर बालक का बड़ी रोटी के लिए झपटना, छोटी को न लेना, एक बालिका का उसे उठाना, घर जाकर उसे तोड़ना, अंदर सोने की मुहर, माता पिता का मुहर लौटाना, इनाम और बोध। उसी प्रकार रुई का एक व्यापारी, रुई की चोरी, नौकरी में बारी बारी से बुलाना, जिन पर शक था ऐसे लोगों को भोजन का न्योता, आधा भोजन होने पर व्यापारी का कहना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का दाढ़ी पर हाथ लगाना, चोर का पकड़ा जाना, बोध। तो ये जो रूपरेखा है वो कहानी भी बोर्ड की परीक्षा में पूछी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो रूपरेखा है वही रूपरेखा को ध्यान में रखकर आपको इसी को आधार पर कहानी लिखनी है। उचित शीर्षक और बोध इसका लिखना है। तो ये थी बात कहानी लेखन की कि भाई कहानी लेखन करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, किस तरह की रूपरेखा होती है और वही रूपरेखा के आधार पर कैसे कहानी लिखनी होती है, इसके बारे में चर्चा और जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम ई विभाग का अंतिम प्रश्न जो है वो निबंध का है। निबंध का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, 10 मार्क्स का निबंध है और 3 प्रकार के विषय आपके सामने प्रश्न के तौर पर आएंगे और तीनों विषयों में से जो आपको पसंद पड़े वही विषय पर आपको निबंध लिखना है। तब हम निबंध के बारे में आगे बढ़ते हैं। ई विभाग में निबंध लेखन के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। निबंध लेखन के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाता है, रूपरेखा के आधार पर निबंध लिखिए। इस प्रश्न के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्वप्रथम निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें का हम अभ्यास करेंगे। तो निबंध लिखते वक्त जो आवश्यक बातें हैं वही बातें को समझना जरूरी है, क्योंकि ये 10 अंक का प्रश्न है। पुराने प्रश्न पत्र में निबंध का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन तब 8 मार्क्स का निबंध पूछा जाता था। लेकिन नए परिरूप के आधार पर हिंदी का जो नया प्रश्न पत्र नई स्टाइल में जब इस साल आएगा तो इसमें 10 अंक का निबंध का प्रश्न होता है। इसलिए इस प्रश्न को हम सामान्य प्रश्न नहीं मान सकते। इसीलिए निबंध लिखते वक्त जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है। तो निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें। पहली बात है विषय का चुनाव। निबंध के दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को सावधानी से चुन लीजिए। कुछ विद्यार्थी जल्दी में किसी भी विषय पर निबंध लिखना आरंभ कर देते हैं, किंतु 10-12 पंक्तियां लिखने के बाद वे आगे लिख नहीं पाते और उस निबंध को छोड़कर दूसरे विषय पर लिखना शुरू कर देते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ऐसा करना हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए छात्रों को भली भांति विचार करके उसी विषय पर अपनी कलम उठानी चाहिए जिस पर लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री हो। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा खंड में बैठे हैं, जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है और वही प्रश्न पत्र को आप पहले पढ़ते हैं, और जब ई विभाग के अंदर जब निबंध का प्रश्न जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने 3 विषय वाले निबंध नजर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभार जल्दबाजी में जो निबंध हमने पहले देखा उसी निबंध को जल्दबाजी में लिखना शुरू कर देते हैं और जब 10 पंक्तियां जब हमने लिखी तब पता चलता है कि इस निबंध में अब आगे मैं क्या लिखूं, जो लिखना था वो तो मैं भूल गया। तब हम क्या करते हैं, वही निबंध को छोड़ देते हैं, दूसरे निबंध लिखना शुरू कर देते हैं और वही निबंध में भी यही स्थिति होती है और ऐसे हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपके हाथ में इस प्रकार का प्रश्न है
और 3 विषय के निबंध आपके सामने है, तो पहले आपको यह सोचना है कि भाई तीनों विषयों में से मुझे कौन से विषय पर निबंध लिखना है और ये तीनों में से मुझे कौन सा निबंध अच्छी तरह से लिख पाऊंगा, इसके बारे में सोचना होगा और उसी के बाद आपको निबंध लिखना प्रारंभ करना होगा। जब ऐसा करेंगे तभी आप निबंध को बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे और निबंध के जो पूरे अंक जो है वो अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 3 निबंध आपके सामने है और तीनों में से कौन सा निबंध आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे और जो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे वही निबंध की पसंदगी कीजिए, वही विषय का आप चुनाव कीजिए। तो ये पहली बात है, विषय का चुनाव। रूपरेखा, निबंध का विषय चुनने के बाद उस पर विचार करके एक अच्छी रूपरेखा अवश्य तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबी जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को छोड़ देना चाहिए, यह भी जरूरी है। रूपरेखा, जब आप रूपरेखा 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इतना तो अंदाजा लग जाएगा कि निबंध कितना लंबा हो सकता है, लंबा बन सकता है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही महत्वपूर्ण बातों को लक्ष्य में रखकर आपको यह अनुमान लगाना होगा कि यह निबंध कितना लंबा बन सकता है। अगर ज्यादा निबंध को विस्तार से लिखने का आप प्रयत्न करेंगे तो मैं मानता हूं वहां तक बाकी के जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका लिखना छूट जाएगा, तो इसका खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं तो हर साल अपने छात्रों को ये कहता हूं कि निबंध का प्रश्न आप अंत में लिखना। कई विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं कि ए विभाग, बी विभाग, सी, डी को छोड़ देते हैं और पहले ई विभाग से लिखना प्रारंभ करते हैं। और ई विभाग से जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो निबंध को पहले लिखते हैं और निबंध इतना विस्तार से लिख देते हैं कि 10 मार्क्स का निबंध है तो जो आवश्यक लिखना है, जितना लिखना है, जरूरी है, इससे भी ज्यादा वो लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि मैंने तो ज्यादा समय निबंध लिखने में गंवा दिया। तब वो बाकी के जो विभाग और बाकी के जो प्रश्न है वो नहीं लिख पाते। कई प्रश्न समय की पाबंदी के कारण छूट जाते हैं। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी आप परीक्षा में जब हिंदी प्रश्न पत्र का जब लिखते हैं तो उसमें ई विभाग और ई विभाग में ये अंतिम प्रश्न है निबंध का, तो निबंध को अंत में ही लिखना। प्रारंभिक विभागों को पहले लिख देना, कहानी को भी पहले लिख देना और निबंध को अंत में लिखना। जहां तक आपका समय पूरा हो न हो तब तक लिखते रहना। इसलिए ये बात खास ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं हम कि हमारा निबंध कितना बनेगा। और अंत में है, चाहे भले 2-3 पेज अगर बढ़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पहले के जो प्रश्न है, प्रारंभिक प्रश्न है, वो तो हमने लिख दिए है। इसीलिए अंत में हमें ये टेंशन नहीं रहेगा कि ये प्रश्न बाकी है, वो प्रश्न बाकी है, सी विभाग का प्रश्न बाकी है, डी विभाग का बाकी है, ए विभाग का बाकी है। ऐसा मन में तनाव रहता है, लेकिन जब आप अंत में निबंध लिखेंगे तो इस प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए आप निबंध को बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। इसलिए रूपरेखा के आधार पर यह तय करना होगा कि निबंध कितना लिख सकते हैं हम। अब रूपरेखा के बाद रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा भलीभांति 2 बार पढ़ने के बाद ही उसके मुद्दों को क्रमशः उचित विस्तार करना चाहिए। रूपरेखा को जब भलीभांति हमने पढ़ लिया तो इसका आधार पर हम अपने मुद्दों को क्रमशः उचित विस्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रूपरेखा को 2 बार पढ़ेंगे तो वही रूपरेखा के आधार पर हमें ये इतना पता चल जाता है कि निबंध किस तरह से हम आगे बढ़ाना है, क्योंकि रूपरेखा को क्रमशः आगे बढ़ाना है। निबंध का प्रारंभ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो निम्नलिखित है। निबंध का जब हम प्रारंभ करते हैं तब कई महत्वपूर्ण बातें हैं, वही बातों को देख लेते हैं। विषय की व्याख्या देकर, कोई भी विषय आपके सामने है, निबंध के तौर पर आप वही विषय की पसंदगी करते हैं, वही विषय लिखते हैं, तो पहले उसकी व्याख्या देकर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। या विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए, या विषय की व्याख्या देकर, या विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए, या वर्तमान परिस्थिति की चर्चा से, या किसी संबंधित
प्रसंग के उल्लेख से या किसी कहानी या संवाद से या किसी कहावत या लोकोक्ति से या किसी काव्य पंक्ति से। निबंध का जब प्रारंभ करते वक्त हमें यहाँ जो बातें दी गई है, इन्हीं बातों में से किसी एक बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना निबंध का प्रारंभ करना चाहिए, या व्याख्या देकर, या किसी वही विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए, वर्तमान परिस्थिति की चर्चा से, किसी संबंधित प्रसंग के उल्लेख से, कहानी या संवाद से, या कहावत या लोकोक्तियां यानी कि मुहावरे से, या किसी काव्य पंक्ति से निबंध का प्रारंभ करना चाहिए। मध्य भाग, जब निबंध के मध्य भाग तक आप पहुंचते हैं तो उसके संदर्भ में भी यहाँ ध्यान में रखने बातें रखी गई है कि भाई निबंध का ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस भाग में विषय संबंधी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करनी चाहिए। जो विषय है वही विषय के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही बातों की ही चर्चा होनी चाहिए। उपसंहार, निबंध का अंत भी प्रारंभ की तरह अत्यंत स्वाभाविक हो, संक्षिप्त और स्पष्ट, आकर्षक और भावपूर्ण, इसमें पूरे निबंध का निचोड़ आ जाना चाहिए। अंत में उपसंहार, तो अपने जिस प्रकार से निबंध का प्रारंभ करते हैं वैसे ही निबंध का अंत होना चाहिए। प्रारंभ जिस प्रकार का आकर्षक और प्रभावक होता है वैसा ही अंत होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम महत्वपूर्ण बातें जो है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये निबंध लिखने के समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी थी वो बात यहाँ पूरी होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई निबंध के जो प्रश्न है पूछा जाता है तो कौन कौन से निबंध के विषय होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा में हिंदी के बोर्ड के प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं, आत्मकथात्मक, समस्या प्रधान और तीसरा प्रकार है विचारात्मक। इनमें से किसी एक निबंध आपको लिखना है। जब आप 12वीं कक्षा का प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा तो आपके सामने 3 विषय होंगे और तीनों विषय एक दूसरे के अथवा में होंगे। तो ये तीनों निबंध अलग अलग प्रकार के होंगे। आत्मकथात्मक निबंध भी होगा, एक निबंध समस्या प्रधान निबंध होगा और तीसरा निबंध जो है विचारात्मक निबंध होगा। क्योंकि हर साल इस तरह के 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। अगर कोई परीक्षक या कोई पेपर सेट करता है और उन्हें ये जानकारी नहीं है तो वो किसी भी प्रकार के निबंध को रख देगा। लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये 3 प्रकार के निबंध पूछने पड़ते हैं। अगर मान लो विद्यार्थी मित्रों, नमूने के तौर पर एक निबंध यहां प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा में हिंदी के बोर्ड के प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो वही प्रश्न पत्र में 3 विषय के निबंध आपके सामने नजर आएंगे और वह तीनों निबंध अलग अलग प्रकार के होंगे। एक निबंध आत्मकथात्मक होगा, दूसरा समस्या प्रधान होगा और तीसरा विचारात्मक होगा। तो ये तीनों प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं और तीनों प्रकार में से किसी एक निबंध आपको लिखना है, क्योंकि 10 मार्क्स का निबंध है, इसीलिए ये तीनों प्रकार में से किसी एक निबंध पर आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, नमूने के तौर पर एक निबंध यहाँ प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है। अब यहाँ नमूने के तौर पर यह प्रश्न है, देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। इस तरह का निबंध का विषय होगा। रूपरेखा भी आपके सामने होगी। तो प्रस्तावना, युवक ही देश के रक्षक, देश की प्रगति के आधार, राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्य और उपसंहार, यही रूपरेखा को ध्यान में रखकर आपको निबंध लिखना होगा। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, प्रस्तावना। और निबंध का प्रारंभ जब हम करते हैं तो या तो वर्तमान परिस्थिति की चर्चा से या किसी
व्याख्या से या किसी काव्य पंक्ति से या किसी लोकोक्तियां से या किसी मुहावरे के माध्यम से हमें निबंध का प्रारंभ करना होगा। तो यहाँ जो निबंध है वो देश के प्रति युवकों का कर्तव्य है। तो प्रस्तावना के तौर पर हमें इस प्रकार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर उसके संदर्भ में चर्चा करनी होगी कि भाई वर्तमान समय में युवा शक्ति ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए देश के प्रत्येक युवकों को अपने कर्तव्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसी बातों से इस निबंध का आपको प्रारंभ करना होगा। युवक ही देश के रक्षक, इसके बाद ये जो मुद्दा है युवक ही देश के रक्षक, सही मायने में अगर हम कहें तो देश की रक्षा सच्चे अर्थ में युवक ही कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को भी इस बात को समझना होगा और राष्ट्र रक्षा के लिए प्रत्येक युवक को आगे आना होगा। तो इसके संदर्भ में आप अपने विचार लिखने होंगे। देश की प्रगति के आधार, सच्चे अर्थ में कहो तो देश की प्रगति के आधार अगर कोई है तो वह है युवा। स्वामी विवेकानंद ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति सुधी मंडिया रहो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को भी पूर्ण विश्वास था कि युवा ही ये सब कर सकता है, युवा में ही शक्ति होती है और युवा ही देश की प्रगति का सच्चा आधार है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवाओं को प्रेरित किया था। कई ऐसे प्रसंग जो है वही प्रसंगों में भी स्वामी विवेकानंद जी युवा शक्ति की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार युवा शक्ति की तारीफ करते हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही देश की प्रगति के आधार है। तो इसके संदर्भ में भी आप लिख सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्य, राष्ट्र निर्माण के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है, वही कार्य में भी युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो इसके संदर्भ में भी आप लिख सकते हैं। और अंत में उपसंहार लिख देते हैं। जिस तरह से प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार का, वैसे ही इस निबंध का उपसंहार लिखना चाहिए। तो इसके अलावा इस निबंध को तो मैंने यहाँ लिखा भी है, लेकिन पूरा निबंध पढ़ने जाएंगे तो कितना समय लगेगा। लेकिन ये निबंध भी आपको किसी न किसी निबंधमाला में या कहीं जगह से भी मिल जाएगा। तो हर एक बात, हर एक रूपरेखा को कैसे क्रमशः आगे बढ़ाना है उसके बारे में मैंने संक्षेप में जानकारी दी। इसी के अलावा कई महत्वपूर्ण निबंधों की रूपरेखा मैंने यहाँ रखी है। तो ये जो गुजरात के किसान मार्च 2020 की मार्च बोर्ड परीक्षा में ये निबंध पूछा गया था। गुजरात के किसान, जब आप गत साल का प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए आपके सामने ये निबंध गुजरात की जगह पर गजराज देखने को मिलेगा, लेकिन गजराज नहीं, गुजरात के किसान। तो ये जो गुजरात के किसान है वो गत साल की बोर्ड की परीक्षा में ये निबंध पूछा गया है। तो जिसमें प्रस्तावना, खेती प्रधान देश, राज्य, वातावरण की अनिश्चितता, खेती की उपयोगिता, किसान का कार्यभार, किसान की चिंता और उपसंहार। तो पूर्व भूमिका यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना के साथ साथ खेती प्रधान देश इसका जिक्र करना होगा। और खेती प्रधान देश के साथ साथ हमारा राज्य गुजरात और गुजरात के बारे में आपको जानकारी देनी होगी और गुजरात के किसान की स्थिति क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी और उसके संदर्भ में लिखना होगा। राज्य यानी कि गुजरात और राज्य का वातावरण की अनिश्चितता, मौसम की अनिश्चितता, वातावरण की अनिश्चितता जो है इसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। खेती की उपयोगिता, गुजरात में किस तरह की खेती हो रही है और उनकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में जानकारी देना होगा। किसान का कार्यभार, किसान का कार्यभार क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। किसान की चिंता, और किसान की चिंता जो है तो चिंता के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। और उपसंहार, अंत में आपको निष्कर्ष, पूरे निबंध का निचोड़ आपको लिखना होगा। तीसरा निबंध है कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की आत्मकथा। प्रस्तावना, जन्म, बचपन, शिक्षा, नौकरी प्राप्ति,
धर्म, धन, घूस न लेना, ईमानदारी का फल, सुख और उपसंहार। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की आत्मकथा। मैंने पहले कहा ना कि 3 प्रकार के निबंध आपके सामने होंगे प्रश्न पत्र के रूप में। एक आत्मकथात्मक, दूसरा विचारात्मक और एक समस्या प्रदान। तो यहाँ जो निबंध है कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की आत्मकथा, वो आत्मकथात्मक निबंध है। उसके पहले का जो निबंध है गुजरात के किसान, तो एक विचारात्मक निबंध है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के निबंध आपके सामने होगा। तो यहाँ जो कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की आत्मकथा, आत्मकथात्मक निबंध लिखने वाले छात्रों को एक बात ध्यान में अवश्य रखनी होगी। आत्मकथात्मक निबंध अगर आप लिखते हैं, यहाँ मान लो कि विषय है कर्तव्यनिष्ठ सिपाही की आत्मकथा, जब आप ये निबंध लिखेंगे तो आप स्वयं एक सिपाही है ऐसा मानकर आपको ये निबंध लिखना होगा, क्योंकि आत्मकथात्मक निबंध का प्रारंभ हमेशा मैं से ही होता है कि मैं रामपुर नामक गांव का रहने वाला हूं, मेरा जन्म इस गांव में हुआ, बचपन किस प्रकार का बीता, शिक्षा कहाँ तक ली, नौकरी कैसे मिली, मेरा धर्म, धन, घूस न देना, ईमानदारी का फल, सुख, उपसंहार, ये सारी बातें आप स्वयं प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही ये निबंध आपको लिखना होगा। लेकिन कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, आत्मकथात्मक निबंध को कहानी के रूप में लिख देते हैं और लिखते हैं कि एक रामपुर नामक गांव था और उस गांव में कर्तव्यनिष्ठ सिपाही रहता था। अगर ऐसे निबंध का प्रारंभ किया आपने तो ये 10 मार्क्स में से सीधा 0 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए ये बात खास ध्यान में रखनी। आत्मकथात्मक निबंध कोई भी हो, एक वृद्धा की आत्मकथा हो या बुढ़े की आत्मकथा हो या बुढ़िया की आत्मकथा हो, मजदूर की आत्मकथा हो, मजदूरिन की आत्मकथा हो, कोई भी आत्मकथात्मक निबंध पूछा जाए तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये आत्मकथात्मक निबंध का प्रारंभ मैं से ही होता है। अब बात जो है समस्या प्रदान की बात जब हम कर रहे थे, तो ये समस्या को लेकर ये निबंध है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। तो इस निबंध में पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद आतंकवाद का स्वरूप, आतंकवाद का स्वरूप किस तरह का होता है उसके बारे में जानकारी देनी होगी, वैश्विक घटनाएं रोकने के उपाय और उपसंहार। आतंकवाद का स्वरूप जब आप के बारे में लिखेंगे तो आपको ये भी दर्शाना होगा कहाँ कहाँ किस प्रकार के आतंकवादी हमले हुए हैं और उसी हमले में कितने निर्दोष लोगों की जानें गई है। इन सारी बातों के संदर्भ में आपको लिखना होगा और पूरा विश्व इसी समस्या से परेशान है इसका भी जिक्र करना होगा। और भारत में कई ऐसे स्थल जहां आतंकवादी हमले हुए हैं इसका भी उल्लेख आप इस निबंध के संदर्भ में करना। और अंत में इस समस्या को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में आपको अपना अभिप्राय लिखना होगा। और अंत में उपसंहार, मेरे सपनों का भारत, ये विचारात्मक निबंध है कि भाई मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए और जो आप सपना देखते हैं भारत को लेकर, बस उसी तरह आप अपने मौलिक विचारों के आधार पर इस निबंध को लिखना। रूपरेखा भी है आपके सामने, प्रस्तावना, भारत की वर्तमान स्थिति, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, कृषि और उद्योग, शिक्षा संरक्षण, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव, स्वप्न साकार होने की आशा और उपसंहार। मेरे सपनों का भारत, और वही सपनों के भारत में कृषि की स्थिति किस प्रकार की है, उद्योग की स्थिति कैसी होनी चाहिए, शिक्षा, संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, सद्भाव, इन सारी बातों के संदर्भ में आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, इसी के संदर्भ में आपको ये निबंध लिखना होगा। प्रदूषण एक विकट समस्या, समस्या आधारित निबंध है। प्रदूषण, तो जिस प्रकार आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वैसे ही प्रदूषण एक वैश्विक समस्या, एक विकट समस्या है। तो प्रस्तावना, चारों ओर प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण कम करने के उपाय, संदेश और उपसंहार, ये मुद्दों को ध्यान में रखना और वही मुद्दों को क्रमशः आप आगे बढ़ाना। इसके बाद पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है, परिश्रम। और इस निबंध का प्रारंभ आप संस्कृत के श्लोक के माध्यम से भी कर सकते हैं कि उद्यमेन कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंह मुखे मृगाः। वहां से भी इस निबंध का प्रारंभ आप उसी श्लोक के माध्यम से भी कर सकते हैं। और उसी में पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, पुरुषार्थ रहित जीवन किस तरह का होता है, और पुरुषार्थ और भाग्य दोनों में क्या
अंतर है, इन सारे बातों के संदर्भ में आपको लिखना होगा। फिर मेरा प्रिय साहित्यकार, किसी भी साहित्यकार के संदर्भ में आप लिख सकते हैं, कवि या लेखक कोई भी हो। कभी कभार इस प्रकार का भी निबंध पूछा जाता है कि मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय लेखक और मेरा प्रिय साहित्यकार। तो प्रस्तावना के बाद परिचय, साहित्य का रूप, काव्य रचनाएं, कहानियां, एकांकी, नाटक और उपन्यास, विशेषताएं, अन्य बातें, प्रिय होने का कारण और उपसंहार। किसी भी साहित्यकार को आप प्रिय, जो आपको लगे कि भाई मुंशी प्रेमचंद है तो मेरा प्रिय साहित्यकार है, मैथिली शरण गुप्त है तो मेरा प्रिय साहित्यकार है, रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय साहित्यकार है, कोई भी जो भी आपका प्रिय साहित्यकार है वही प्रिय साहित्यकार के संदर्भ में इसी रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखना है। एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, जिस प्रकार वो आत्मकथात्मक निबंध के बारे में मैंने बात बताई, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो इस निबंध को भी आप ध्यान में रखना कि आत्मकथात्मक निबंध जब लिखते हैं तो आत्मकथात्मक निबंध हमेशा मैं से ही प्रारंभ होता है। फिर सिनेमा से लाभ हानि, सिनेमा के लाभ और हानि, सिनेमा से फायदे कितने और गैरफायदे कितने, इसके बारे में प्रस्तावना है। सिनेमा की लोकप्रियता है, लाभ और हानि, फिल्म निर्माताओं का कर्तव्य, सेंसर बोर्ड का कर्तव्य और उपसंहार। तो इस प्रकार से आप ये 10 निबंध है और 10 निबंध की रूपरेखा भी आपके सामने है। प्रत्येक रूपरेखा को कम से कम 2 बार पढ़ना और उसके संदर्भ में सोचना और सोच समझकर रूपरेखा को क्रमशः जब आप आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूँ वहाँ तक आप अच्छी तरह से निबंध लिख पाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था ई विभाग। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में ई विभाग को हम पूरा करते हैं। ई विभाग में 2 प्रश्न है, कहानी लेखन और निबंध लेखन। कहानी लेखन का प्रश्न 5 मार्क का है और निबंध लेखन का प्रश्न 10 मार्क्स का। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ई विभाग कितने मार्क्स के हुए? 15 मार्क्स के। तो यहाँ हम ई विभाग में कहानी और निबंध लेखन की चर्चा पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अस्तु।